हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चाहे आप मिड टर्म दे रहे हो या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत बार पूछे गए हैं। हम लोग भी जैसे कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं तो बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है ना। अब नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जब पढ़ाते थे तो हम लोग ये क्वेश्चंस देते थे, ठीक है ना। सो देखते हैं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना। ऑल्दो मैं ये कह रहा हूँ इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अबव 60, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना सब कुछ है तुम्हें, ठीक है। और ध्यान रखना, क्योंकि पेपर जो आपका हो गया केस स्टडीज हो गया, ठीक है ना। तो केस स्टडीज में भी आप कोशिश करना कि इससे रिलेटेड जो केस स्टडीज है वो सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या जो केस स्टडीज है वो आपको आएंगे, ठीक है ना। मेरी आवाज थोड़ी आपको अजीब लगेगी, वो थोड़ा सर्दी और फीवर है इसके वजह से। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। व्हाट वेयर द मेन काउजेज ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। ये चैप्टर 1 का है, बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का है, ठीक है। सेकंड है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ठीक है। ये बहुत बार बोर्ड्स में ही आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 2, जो कि आपका है इंडियन इकोनॉमी 1952 1990, ठीक है। ठीक है। एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। तो क्या क्या आए थे, जैसे लैंड रिफॉर्म में आपका एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और लैंड सीलिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो ये पढ़ लोगे ठीक से, ठीक है। और नीड बताना है, क्यों जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तो आपके बुक्स में 4 दिए हुए हैं, ऐसे आप लेक्चर में देखोगे तो आपको मैंने 6 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है ना। ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, इक्विटी है ना। तो ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो कैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, ये देख लेना है। तो इसमें हमने कोटा और टैरिफ सिस्टम अपनाया था, ये देख लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक होता है एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या होता है, पहला लेबर इंटेंसिव होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व किया गया था, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दिया गया था, ठीक है ना। तो अगर इन 3 क्वेश्चन के बाद देखना है तो एसएसआई का देख लेना, किसके द्वारा हुआ था, कार्वे कमिटी, ठीक है ना, 1955। ये सब तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई वेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए थे, यानी 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी हम लेके आए वो क्यों लेके आए, उसके रीजंस क्या कहते हैं वो देख लेंगे। फिर जो रिफॉर्म्स हुए, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, टैक्स में भी हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ, ठीक है। तो रिफॉर्म्स बहुत सेक्टर्स में हुए हैं, लेकिन आपको मेजरली ध्यान देना है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में और इंडस्ट्रियल। अगर इन दोनों में भी देखूं तो बोर्ड्स में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बहुत पूछा गया है। या इसमें एक पॉइंट होता है कि जो आपका आरबीआई था उसे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट है, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया, आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए क्या सही है। वाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट, क्यों उसे अपोज करते हैं वो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब देखो ये पढ़ोगे ना तो इससे तुम्हें एक और चीज पता चल जाएगी कि जो एलपीजी की पॉलिसी आई थी उसने ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया था। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, अगर आप इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 एलपीजी का है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, आपका जो पॉवर्टी है वो डिलीटेड है, तो चैप्टर 5 में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर ये पूछता ही पूछता है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। अब सेकंड जो पहलू होता है, एजुकेशन सेक्टर दिया हुआ है, और एक और चैप्टर होता है, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिलीटेड है, लेकिन उसमें देखो एजुकेशन और हेल्थ कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एजुकेशन के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, हेल्थ के बारे में आपको शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं वो बताना है आपको, अगर करते हैं तो उसके पॉइंट्स लिखना है। सोर्सेज ऑफ एचसीएफ, देखिए सोर्सेज 5-6 हैं आपकी किताब में, ठीक है ना। एजुकेशन है, हेल्थ है, माइग्रेशन है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन इक्वालिटी इन वर्ल्ड वाइड विद राइज इन द एवरेज एजुकेशन लेवल्स, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे ब्रेन ड्रेन है, ठीक है ना, इनएफिशिएंसी है रिसोर्सेज को लेके, ठीक है ना, यानी कि जितना हमें जिस जगह पे जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं इसके भी, आप देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 आपका रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़िए आप, ठीक है ना। क्यों, इससे सबसे मुझे लगता है, मुझे यहाँ तक याद है, सबसे ज्यादा हायर मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। और मैंने जो एक टॉपिक दिया है अभी फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें मैं वीवीआई कर दे रहा हूँ, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसकी 3 चीजें होती हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, वो आपको एक्सप्लेन करना है, उसका डेफिनेशन। सेकेंड होता है क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स क्या है, और उसका सोल्यूशन या फिर मेजर्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हम इंप्रूव कर रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को। इसलिए इसका मैंने ये 2 क्वेश्चन बना दिया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वो, और एक प्रॉब्लम्स। लेकिन जनरली पूछा गया है ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स क्या क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेकर, ठीक है ना। बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 4-5 मार्क्स में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रोल ऑफ रूरल बैंकिंग आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं किताब में, 4-5 पॉइंट्स है, वो याद कर लेना है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में 5 से 6 चीजें। मेरा टंग काफी स्लिप हो रहा है फीवर की वजह से शायद। देखिए टॉपिक्स बहुत सारे दिए हैं, एनिमल हस्बेंड्री दिया है, फिशरीज दिया हुआ है, आईटी दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है, डेयरी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ एक चीज मैं बता रहा हूं, डेयरी और डेयरी में आ जाता है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस पूछ लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है और ये व्हाइट रेवोल्यूशन है, तो या तो व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं वो कभी कभी, या पूछ लेते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या करते हैं, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मुझे यहां तक याद है कुछ सालों में वो डिलीटेड भी रहा है, सिर्फ ये टॉपिक, और सब चैप्टर्स में तो सारी चीजें हैं, ये टॉपिक डिलीटेड रहा है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना क्रॉस चेक, मुझे याद नहीं है इस साल का कि ये टॉपिक है या नहीं है। अगर ये टॉपिक नहीं है तो मत पढ़ना, अगर है तो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लेना, ठीक है ना। ये पूछा जाता है 2-3 मार्क्स में। इन दोनों में मैंने सिर्फ फिशरीज और हॉर्टिकल्चर को लिया है, ठीक है ना। पढ़ना आपको 5-6 ही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिशरीज और हॉर्टिकल्चर है, यही 2 चीजें ज्यादा पूछी गई है। और नहीं तो कभी कभी क्या किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री को पूछ लिया गया है, इन दोनों में से किसी को हटाया गया, 2-2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स हॉर्टिकल्चर, 2 मार्क्स। और इसमें वुमेन से रिलेटेड बात जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, कि एक्टिव फिशिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि नहीं रहता है, ये पढ़िएगा और लिखिएगा। चैप्टर नंबर 7, अब इस चैप्टर से ना केस स्टडीज बनता है जनरली, ठीक है, बता दे रहा हूं पहले होता क्या है, या फिर स्टेटमेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड कैसे पूछा जाएगा, जैसे बोल दे आ जाएगा कि कंट्री में कुछ ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप बताइए ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है। मान लीजिए कि जीडीपी बढ़ते जा रही है लेकिन लोगों को उस प्रोपोर्शन में जॉब्स नहीं मिल रही है, जैसे इंडिया का केस है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके जॉबलेस ग्रोथ का। फिर ऐसा ही कुछ दे देंगे, बोलेंगे ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है, तो उसका आंसर होगा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इन तीनों का मीनिंग समझना है, 2-2 मिनट हार्डली लगेंगे आपको, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही 3 है, ठीक है। इसी से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये तीनों कॉन्सेप्ट, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये बच्चे वाली चीज है क्योंकि ये 10th में भी आप पढ़ के आए हैं, तो इसीलिए या तो ये पूछ लिया जाता है या कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ लिया जाता है। दोनों ही चीजें क्या है, इजी है, ठीक है ना। देखिए एक चैप्टर हटाया गया और एक चैप्टर रख लिया गया, इसके पीछे का एसेंस भी यही है, पॉवर्टी का रिलेशन है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से। अगर किसी के घर में 1% है अनएम्प्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली धीरे धीरे पुअर हो जाएगी, या उसकी नौकरी चली गई तो वो धीरे धीरे, तो जो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं लगभग इसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जो अब किसी को आप कोई अनएम्प्लॉयड है उसको आप नौकरी दे रहे हो तो उसकी पॉवर्टी खत्म हो रही है, तो इसके जो मेजर्स होते हैं वो इसके भी मेजर्स होते हैं। तो शायद मुझे लगता है ये सारे रीजंस की वजह से पॉवर्टी चैप्टर डिलीट किया गया होगा, ठीक है। बाद बाकी सीबीएसई समझे। नेक्स्ट है चैप्टर 9, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और याद रखिएगा आपका जो हाफ ईयरली जो स्कूल्स में एग्जाम होता है या प्री बोर्ड्स होता है उसमें भी बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई, तो इसे आप
वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं, इसका आंसर मैंने दिया हुआ, ठीक है। एक्सप्लेन द सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, सीधी सी बात, इसको ऐसे समझ लीजिए कि हो क्या रहा है, सप्लाई क्या होते जा रही है, धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रही है, डिमांड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द मेन रीजन यही है, ठीक है। उसके वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस आते हैं। अब देखिए आउटलाइन द, अब एग्जाम में क्वेश्चन स्टेप्स पूछ सकता है, स्ट्रेटेजीज पूछ सकता है, कुछ भी वर्ड्स का यूज कर सकता है, सीधा आपको बताना है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में अटेन करेंगे, ठीक है। तो इसके स्ट्रेटेजीज दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। जैसे ये कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे हम वो विंड मिल्स लगा सकते हैं, ठीक है। रिवर्स है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, गाय वगैरह हम काफ़ी पालते हैं तो उसका बायो बायो कंपोस्ट बना सकते हैं, गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चैलेंजेस टू इंडिया इन्वायरमेंट, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इंडिया में चैलेंजेस जो है इन्वायरमेंट को लेके वो एक नहीं है, 5-6 आपकी किताब में दिए हुए हैं। लाइक एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंड इरोजन हो गया, ठीक है ना। तो 5-6 दिए हुए, 2-3 को एकदम समझ के उसके पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है ना। चैलेंजेस में जब पूछेगा तो ऐसा नहीं आपको सब एक्सप्लेन करना है, कोई 2-3 उठा के आप पूछ सकते हो, या इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्या पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या क्या से प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के इन्वायरमेंट। अब देखिए मैंने सिर्फ वर्ड्स बदल दिया, मीनिंग वही है, पूछा यही जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 10। अब इससे भी केस स्टडीज बनेगा, क्या बनेगा, केस स्टडीज। केस स्टडीज को मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं क्या बनेगा, पहले समझिए। देखिए अगर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ लिया है तो याद रखिएगा, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान, जिसको मैं बोल देता हूं आईपीसी, जैसे इंडियन पेनल कोड होता है ना, तो आई फॉर इंडिया, पी फॉर पाकिस्तान, सी फॉर चाइना। चाइना ही सबसे अलग है, ठीक है। इंडिया ने जो जो पॉलिसी, क्योंकि पूरे चैप्टर्स के ड्यूरेशन में आपने इंडिया के इकोनॉमी को ही पढ़ा है, तो इसके बारे में कुछ इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। पाकिस्तान में आप क्या पढ़ेंगे ना, कि पाकिस्तान ने वो सारी चीजें की जो इंडिया ने की है, उसने भी अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा। बाद में जैसे हमने एलपीजी लेके हम लाए तो उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी पहले पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया। तो सब कुछ आपको क्या मिलेगा, केसेस सेम ही मिलेगा पाकिस्तान का। पढ़ना किसे है हमें डिटेल में, चाइना को। तो ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी है ये चाइना से रिलेटेड है। फर्स्ट है जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था, ठीक है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था, वो स्टूडेंट और प्रोफेशनल को आउटर कंट्रीज में भेजते थे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। वन चाइल्ड नॉर्म से चाइना को क्या फायदा पहुंचा, क्या बेनिफिट हुआ, ये 3 चीज है। इसके बाद अब केस स्टडीज में देखो क्या पूछता है, इसमें बहुत सारे डाटाज दिए हुए हैं। लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या है तीनों कंट्रीज में, ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी क्या है, और ऐसे ऐसे डेथ रेशियोज क्या है। तो बहुत सारे सिर्फ डाटा दिए हुए हैं। तो क्या होगा ना आपके क्वेश्चन में, ऐसे करके वो डाटा दे देंगे, आईपीसी, मान लीजिए जीडीपी का डाटा दे दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा दे दिया, वो दे देंगे, आप बोलेंगे इस चीज को समझाओ आप। तो अगर आप ये डाटा पढ़ लेंगे, डाटा आपको याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसका डाटा आप याद रख लेना, लेकिन बाद बाकी जितनी भी चीजें होंगी ना उसका डाटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। पॉपुलेशन का जैसे डाटा हो सकता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, उस डाटा के बेसिस पे बताना है कि कौन सी कंट्री आगे चल रही है, क्या रीजंस हैं, ठीक है ना। तो ये सब बस आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना। हो सकता है ये चीजें ग्राफ्स में भी दे दी जाए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाए आपको ग्राफ्स में भी दे दी जाए, लेकिन जनरली दिया जाता है डाटा के थ्रू, कि 3 टेबल बना देंगे या फिर वो शो कर देंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसका क्या, ये भी दिया हुआ है डाटा, तो ये भी बना के वो दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया डिक्लाइन कर रहा था, पाकिस्तान डिक्लाइन कर रहा था, चाइना बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे आप पढ़िएगा तो चाइना का डबल डिजिट ग्रोथ है, तो ये डाटा दे देगा और सिंपली बोलेगा कि एनालाइज कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। तो आपको इसलिए डाटा देख के बस याद करते रहना, अच्छा इस चीज में चाइना आएगा आगे है, इस चीज में इंडिया पीछे है, पाकिस्तान सबसे पीछे, बस ऐसे याद कीजिए, कंपैरेटिवली याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी की हाइट 176 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 171 है, किसी की हाइट 173 है, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बस ऐसे याद रखूं कि ये आदमी सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये सब मैं स्ट्रेटेजीज और जो पॉइंट्स बता रहा हूं, ये जब एग्जाम में 2-3 दिन बचा हुआ है तब ये करना है, ठीक है ना। जैसे जिसका मिड टर्म चल रहा है या क्या होता है वो यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए प्री बोर्ड्स हैं आपके, आपने नहीं पढ़ाई की है तो 1-2 दिन के लिए आप ये चीजें देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना डिटेल में ही आपको,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के आप सोचें कि हम टॉप करेंगे। टॉप टॉप करने के लिए और भी चीज़ें करनी है। ऐसे ही मैं मैक्रो का भी बना दूंगा, ठीक है ना। मैक्रो का आज नहीं बना रहा हूं मैं, उसके पीछे रीज़न क्या है ना, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कभी मैच नहीं करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे हमने ये एनालाइज किया है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है और सम टाइम्स उसके जो डिजिट्स भी होते हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मुझे लिखना पड़ेगा, इसीलिए वो वीडियो मैं आज नहीं बना रहा हूँ। लेकिन एक बार जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस 12th का खत्म हो जाएगा तो मैं उसमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। सो मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपके स्कूल्स में अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म या किसी भी तरीके का एग्जाम, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैंने ड्राइंग कोशिश की है अच्छी बनाऊं, ऐसे मुझे ड्राइंग आती नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो भी पढ़े और अच्छा मार्क्स ले आए, ठीक है ना। सो बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।